हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखो, अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो मेरी कज़न की सारी जायदाद मेरे हाथों से निकल जाएगी। वो मेरे चचा की इकलौती बेटी है। जिस दिन शादी होगी उसी दिन उसकी तमाम जायदाद अपने नाम करा लूँगा और उसके बाद उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दूँगा। मेरी बला से कहीं पर भी जाए, बस तुम्हें कुछ दिन सब्र करना होगा। उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। मोबाइल कान से लगाए वो धीमी धीमी सरगोशियां करने में मसरूफ था। दूसरी तरफ नरमीन ने इससे कहा, देखो, मैं तुम्हें किसी से बांट नहीं सकती। तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हारे साथ कितना वक्त गुजारा है, और अब अगर तुम इस तरह से पेश आओगे तो मैं क्या करूँगी? मुझे डर है कि कहीं कोई लड़की तुम्हें अपने जाल में न फंसा ले। काशिफ उसकी बात सुनकर झुंझुला उठा। कहने लगा, ये क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो मुझे अपने जाल में क्यों फंसाएगी? वो जानती है कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। बस तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। काशिफ के कहने पर वो खामोशी से मान गई और कहने लगी, ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। शादी के फौरन बाद तुम उसे तलाक दे दोगे और फिर मुझसे शादी करोगे। काशिफ ने उसकी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, यकीन रखो मुझ पर। फिर वो उसे धीरे धीरे बात करते अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। रात ऐसे ही नरमीन से बातें करते गुजर गई। सुबह हुई तो उसकी अम्मी ने आकर उसे उठाना शुरू कर दिया और कहा कि उठ जाओ, अब इतनी देर हो गई है, तुम सोए जा रहे हो। आज तुम्हें अपने अब्बा के साथ जाना भी है। अपनी माँ के उठाने पर उसने मंदी मंदी आंखें खोल कर देखा और कहा कि अब मुझे कहाँ जाना है? मैं कहीं नहीं जाना चाहता। आप अब्बा से कहें किसी और को साथ ले जाएं। ये कहकर वो करवट बदल कर लेट गया, लेकिन उसकी अम्मा उसके चेहरे से चादर हटाकर बोली, मैं तुम्हारे पापा से ये नहीं कह सकती, इसलिए तुम शराफत से उठ जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। वो तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम ना गए तो वो खुद आकर तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। तुम उनके गुस्से को अच्छी तरह से जानते हो। अपनी माँ की धमकी सुनकर वो फौरन से उठा। उसमें कोई शक नहीं था कि उसे अपने अब्बा से बहुत डर लगता था। उसके अब्बा कभी भी किसी एक चीज़ में ढील नहीं देते थे। उनके नज़दीक उनका बेटा एक नंबर का निकम्मा था और बस आवारागर्दी ही करता रहता था। इसीलिए जब जब मौका मिलता वो इसकी खूब क्लास लेते। वो फौरन से उठा और वॉशरूम की तरफ भाग गया। मुंह हाथ धोकर नीचे आया तो उसकी अम्मा ने कहा, अभी नाश्ता करने का वक्त नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच पैक कर दिया है। अपने अब्बा को इम्तियाज़ अंकल के घर छोड़कर आ जाओ और फिर वापस आकर तुम नाश्ता कर लेना। वहीं से ही उनके साथ कहीं जाएंगे। जल्दी करो, इंतज़ार कर रहे हैं। उसने जल्दी से खोंटे से लटकी बाइक की चाबी उतारी और अम्मा की हाथ से सैंडविच लेकर फौरन से निकल गया। उसके अब्बा बाहर खड़े होकर इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसे देखकर तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर कहने लगे, नवाबजादे की सुबह हो गई है। कल ही मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा जल्दी उठ जाना, हमें कहीं जाना है। इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारा नौकर हूँ मैं क्या, जो यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ। इम्तियाज़ से तुम्हारी नौकरी की बात करूँगा। निकम्मे, घर पर बैठे रहते हो, कोई काम काज करना भी है या नहीं? उसे देखते ही वो हमेशा की तरह शुरू हो गए। उन्हें अपने बेटे की लापरवाहियों पर हमेशा गुस्सा आता रहता था और अब की बार तो वो उसे किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं थे। ना तो वो कहीं काम काज करता था और ना ही अपने बाप का हाथ बटाता था। पूरा दिन अपने कमरे में बंद मोबाइल पर ही लगा रहता था या फिर छत पर खड़े लड़कियों को देखता रहता। कई बार मोहल्ले वालों ने भी आकर उसकी शिकायत लगाई थी कि आपका बेटा हमारी बेटियों को ताड़ता रहता है। आपके बेटे की वजह से हमारी बच्चियां बाहर निकलने से डरती हैं। या तो वो रास्ते में रास्ता रोक लेता है या फिर छत पर उन्हें देखता रहता है। इसके अब्बा कई बार अपने बेटे को समझाकर देख चुके थे, लेकिन वो तो समझने के मूड में ही नहीं होता था। हमेशा अपने बाप की बात को टाल देता
और कहता कि वो लड़कियां छत पर आती हैं ताकि मैं उन्हें देखूं। वो जानबूझकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं और चाहती हैं कि मैं उन्हें देखूं। अब आप ही बताएं, जब वो खुद चलकर मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें क्यों करना देखूं? उसके अब्बा अपने बेटे की लन तरानियां सुनकर तंग आ चुके थे, लेकिन उस पर अपने अब्बा के समझाने का कोई असर नहीं होता था। उसके अब्बा अपनी बीवी से कहते कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुमने ही इसे इतना बिगाड़ कर रखा है। अगर तुम इसे ना बिगाड़ती तो आज ये कम से कम मेरी बात तो सुनता ना, लेकिन तुमने तो इसे फालतू के लाड करके बिगाड़ा है। जब अपने बेटे पर उनका बस ना चलता तो अपनी बीवी को डांटने लग जाते और इस सब का जिम्मेदार उन्हें ठहराते। काशिफ ने बिना आगे से कोई जवाब दिए जल्दी से बाइक स्टार्ट की और अपने अब्बा के बैठते ही बाइक को किक लगाकर बाहर की तरफ बढ़ा दिया। जब भी उसके अब्बा उसके साथ बाइक पर बैठते थे तब वो बहुत आहिस्ता बाइक चलाता था, वरना उसे तो बाइक उड़ाकर ले जाने की आदत थी। जानबूझकर आवाज़ें पैदा करता ताकि लड़कियां मुड़कर उसे देखें, लेकिन अपने अब्बा के सामने शरीफ बनने का नाटक करना उसकी मजबूरी थी, वरना वो अपने अब्बा के गुस्से को जानता था। अगर उनका गुस्सा बढ़ जाता तो वो सीधा घर से बाहर निकाल सकते थे और इसके पास तो कोई और रहने की जगह भी नहीं थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपने अब्बा की कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त करनी पड़ी थी। लेकिन फिर भी वो ढीठ इंसान था, कोई भी बात सुनता नहीं था, अपनी मर्जी ही करता था और अपनी हरकतें तब्दील नहीं करता था। उसके अब्बा ना जाने कब से उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो नौकरी कर लो, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं था। बमुश्किल उसने इंटर पास किया था, वो भी 3 बार फेल होने के बाद। उसके बाद उसने पढ़ाई को खुदाफिज कह दिया। जब से उसके हाथ में मोबाइल आया था उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई थी। बहुत से नौजवानों की तरह इसने भी लड़कियों की आईडीज़ पर मैसेज करना शुरू कर दिए और जानबूझकर एक अलग अकाउंट बनाया जिस पर लड़की के नाम से रखा, और फिर उस अकाउंट से लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे लंबी बातचीत करता और दोस्ती कर लेता। किसी को शक भी नहीं होता था कि वो लड़की के भेस में एक लड़का है, इसीलिए वो भी आगे से अपनी तमाम बातें उसे बता देती थी। वो उनका हमदर्द बना उनके दुख बांटने की कोशिश करता था। ये सब करके उसे ना जाने कौन सा सुकून मिलता था। और फिर एक दिन उसकी दोस्ती एक ऐसी लड़की से हुई जो उसकी तरह ही लड़कों के पीछे पड़ने वालों में से थी। हर वक्त सोशल मीडिया पर ऑन रहती थी। उसने अपने पर्सनल अकाउंट से मैसेज किया। एक लड़के के अकाउंट से आया मैसेज देखकर इसने फ़ौरन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उससे बातचीत करने लगी। उसे काफ़ी हैरत हुई थी कि ये कैसी लड़की है जो फ़ौरन से उसने मेरे मैसेज का जवाब भी दे दिया और इतने फ्रेंडली अंदाज में बात कर रही है। बात बढ़ती गई तो पता चला कि दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं और दोनों को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। दोनों की हरकतें तकरीबन एक ही जैसी थीं, जिस वजह से उनके बीच हम आहंगी जल्द से जल्द बढ़ने लग गई। और फिर बात यहाँ तक पहुँची थी कि एक दूसरे को तस्वीरें भेजना शुरू कर दी। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। काशिफ तो उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया और फिर एक दिन उसने इसे कहा कि हमें अब एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। देखो, हमारे घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हमारी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। वो लड़की जिसका नाम नरमीन था, उसे भी काशिफ की बात पसंद आई और उसने फ़ौरन से हाँ कर दी। जल्दी से खूबसूरत सी तैयार हुई और काशिफ के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गई। काशिफ की इतनी औकात नहीं थी कि वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में आता, इसलिए उसने अपने अब्बा के पर्स से कुछ पैसे चुराए और नरमीन को उस रेस्टोरेंट में बुला लिया। वो जानता था कि जब अब्बा को अपने पर्स में पैसे नज़र नहीं आएंगे तो वो इस पर ही चिल्लाएंगे, क्योंकि अपने बेटे की हरकतों से तो वो बखूबी वाकिफ़ थे। जो अपनी बाइक को तेज़ी से उड़ाता रेस्टोरेंट तक पहुंचा। बाइक उसने बाहर खड़ी की और बाइक के शीशे में देखते हुए बालों को उंगलियों से सेट करने लगा। उसे अपने बालों पर बड़ा नाज था। उसके बाल सिल्की थे और दिखने में बहुत अच्छे लगते थे। हर कोई उसके बालों की तारीफ करता था और जिस वजह से वो अकड़ कर रहता था।
وہ ریسٹورانٹ کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی آ گیا تھا۔ اسے اپنے پاگل پن پر ہنسی آئی۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے باہر ملنے والا تھا، ورنہ اب تک تو صرف فیس بک پر ہی لوگوں سے بات چیت کرتا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اسے سامنے دروازے سے ایک لڑکی آتی نظر آئی۔ اس نے نرمین کی تصویر تو دیکھ رکھی تھی، لیکن تصویر اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے، اس بات سے واقف تھا۔ لیکن جب اس نے نرمین پر نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ نرمین اصل میں بھی بہت خوبصورت ہے، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ تصویر پر اس نے فلٹر لگایا ہوا ہے۔ نرمین بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی کہنے لگی، کیا ہوا؟ اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے بے تکلفی سے کہنے پر کاشف کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ پھر کہنے لگا، ارے نہیں، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں تو دراصل یہ دیکھ رہا تھا کہ تم صرف تصویروں میں ہی خوبصورت لگتی ہو یا حقیقت میں بھی؟ نرمین ہنستے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں حقیقت میں بھی خوبصورت ہوں۔ اچھا چلو جلدی سے کچھ منگوا لو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے کہنے پر کاشف نے فوراً سے کھانا وغیرہ آرڈر کر دیا۔ سب چیزیں نرمین کی پسند کی منگوائی تھیں۔ نرمین جس طرح کھانا کھا رہی تھی اسے دیکھ کر کاشف کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی لالچی قسم کی ہے۔ کاشف بھی کم نہیں تھا، دونوں شاید پہلی بار کوئی اچھی چیز کھا رہے تھے یا کسی اچھے ریسٹورانٹ میں شاید پہلی بار آئے تھے۔ کاشف نے جیب سے پیسے نکال کر بل ادا کیا تو نرمین کہنے لگی، میں پہلی بار تم سے مل رہی ہوں، مجھے شاپنگ نہیں کرواؤ گے؟ یہ سن کر کاشف کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہوتا دیکھ کر نرمین کہنے لگی، کیا ہوا؟ پیسے نہیں ہیں؟ ارے کوئی بات نہیں، چلو میری طرف سے کروا لو، یہ ادھار ہوئی۔ اس کے بعد تم جب ملو گے تو مجھے پیسے واپس کر دینا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے حساب بھی برابر رکھا۔ پھر باہر آ کر کاشف کے ساتھ وہ بائک پر بیٹھی۔ وہ دونوں ایک مال میں گئے اور وہاں جا کر تھوڑی بہت چیزیں خریدیں۔ شام تک وہ اس کے ساتھ جگہ جگہ گھومتا رہا، اور اس کے بعد جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ سامنے ہی اس کی ابا بہت ہی غیظ و غضب والا چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ کاشف سمجھ گیا کہ انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ان کے والیٹ سے اس نے پیسے لیے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ اس کے پاپا نے کہا، برخوردار، اب واپس آ رہے ہو؟ کہاں تھے تم پورا دن سے؟ اور جو کارنامہ تم کر کے گئے تھے نا، وہ مجھے اچھے سے پتا ہے۔ کاشف خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ اسی وقت اس کی اماں وہاں پر آئیں اور کہنے لگیں، کیوں بیٹے کو بلا وجہ ڈانٹے جا رہے ہیں؟ ابھی وہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہوگا تو ذمہ داریاں سنبھال لے گا، جب دیکھو اسے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اسے چند پیسے دے دیں گے تو وہ ایسے نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہی کاشف کی ہی سائیڈ لیتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ واقعی میں کاشف بگڑا ہوا تھا۔ اپنی ماں کا ساتھ پاتے ہی کاشف نے کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے باہر میں کسی دوست سے ملنے گیا تو ان کے سامنے کتنی شرمندگی ہوتی ہے نا، جب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ابا نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ہاں تیری بہت عزت ہے جو تجھے شرمندگی ہوگی۔ شرم نام کی کوئی چیز تجھے آتی ہوتی تو گھر سے نکل کر خود کماتا۔ کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ کوئی نوکری کر لے، کتنی نوکریاں تجھے ڈھونڈ کر دی ہیں، لیکن تو ایک بھی نوکری نہیں کرتا۔ لوگ مرتے ہیں کام کے لیے، تو ہے کہ یہاں پر نواب زادوں کی طرح نوکری پر نوکری ٹھکرا رہا ہے۔ اب تو نے میرے والیٹ سے جتنے بھی پیسے نکالے ہیں 2 دن کے اندر اندر مجھے واپس لا کر دے گا۔ یہ سن کر کاشف کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ اتنے پیسے کہاں سے لا کر دیتا، اور اپنے ابا کو سچ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے کس دوست پر پیسے اڑائے ہیں۔ وہ اب کی بار بہت ہی برا پھنسا تھا۔ اس کے ابا تو آرڈر دے کر چلے گئے تھے، لیکن پیچھے اس کی اماں اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ارے کاشف، اتنے پیسے تو نے کہاں اڑا دیے؟ 1 دن کے اندر اندر تو نے پیسے ختم کر دیے، کچھ بچائے بھی ہیں یا نہیں؟ کاشف اپنی اماں کو کیا بتاتا کہ اس نے وہ پیسے کہاں ختم کیے۔ اسی وقت اوپر کے پورشن سے اسے ماہرہ کی آواز آئی،
کہنے لگی چچی یہ کسی خاص دوست سے ملنے گیا ہوگا نا، اسی لیے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے۔ آپ کیوں ہر وقت اس پر اس طرح چلاتے ہیں؟ چھوڑ دینا، جانے دیں۔ ماہرہ کی آواز سنتے ہی کاشف نے غصے سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور کہا تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی؟ ہر وقت ہی ہمارے گھر میں دخل اندازی کرتی رہتی ہو۔ اس کے ایسا کہنے پر اس کی ماں نے کہا شرم کرو، وہ تمہاری کزن ہے، اس طرح سے اس سے بات کرو گے؟ چلو اندر جاؤ۔ کاشف کو ماہرہ کو دیکھ کر ہمیشہ بہت غصہ آتا تھا۔ اسے اپنی یہ سادہ سی کزن بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ اسے اسٹائلش قسم کی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، اور اوپر سے ہر وقت وہ دادا گیری کرتی رہتی تھی، اس کے گھر کے معاملات میں بولتی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ کو تو یہ سب برا نہیں لگتا تھا، لیکن کاشف کو اس سے الگ قسم کی چڑ تھی۔ اسی لیے جب بھی اس کا سامنا ماہرہ سے ہوتا تو وہ اسے خوب باتیں سناتا۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور اس کے ابا ہمیشہ اس کے سامنے اس کی مثالیں دیتے تھے کہ وہ لڑکی ہو کر اتنا اچھا پڑھ رہی ہے اور تم لڑکے ہو کر ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے رہتے، تمہیں تو شرم بھی نہیں آتی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ اسے ماہرہ کی مثالیں دیتے تھے، جس وجہ سے وہ غصے میں آ جاتا اور کہتا کہ ہاں وہ بہت اچھی ہے، لیکن میں بالکل بھی اچھا نہیں، میں آپ کا سگا بیٹا ہوں، اس کے باوجود آپ اس کی سائیڈ لیتے ہیں۔ ابھی بھی ماہرہ کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، نرمین سے بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کا موڈ اس سے بات کر کے اچھا ہو گیا۔ پھر اسے بھوک لگنے لگی تو اس نے اپنی اماں کو آواز دے کر کہا، اماں کھانے کو کچھ دے دیں، میرا پیٹ خالی ہے۔ اس کی اماں بولیں، ابھی جو تو پیسے اپنے دوستوں کے ساتھ اڑا کر آیا ہے ان سے کچھ کھا نہیں سکتا تھا؟ پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا، ہر وقت مجھے بے عزت کرواتا رہتا ہے۔ اس کے ابا ٹھیک ہی کہتے ہیں، یہ آوارہ ہو گیا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ کھانے میں بھی اس کے 100 نخرے تھے، بنا گوشت کے تو وہ کوئی چیز کھاتا نہیں تھا، جس پر اس کے ابا اسے جی بھر کر باتیں سناتے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اس کے باوجود بالکل نکما تھا۔ ان کی تو ساری امیدیں اپنے بیٹے سے جوڑی ہوئی تھی، وہ اس کا مستقبل بنانے میں اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن اسے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے چچا نے ان سے بات کی اور کہا کہ آپ ہر وقت اسے یوں ڈانٹا مت کریں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے اس کی شادی ہو جائے۔ یہ سن کر اس کے ابا فوراً سے حیران ہوئے اور اپنے بھائی کی شکل دیکھنے لگے اور کہنے لگے، لگتا ہے عرفان تم پاگل ہو گئے ہو، تم جانتے ہو نا کہ وہ بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے، ایسے میں ماہرہ بیٹی کی شادی اس سے کیسے طے کر سکتا ہوں؟ تمہیں اپنی بیٹی کی بالکل پرواہ نہیں کیا؟ لیکن عرفان صاحب مسکرا اٹھے اور کہنے لگے، وہ میرا بھتیجا ہے، میں جانتا ہوں شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بھی تو دیکھیں نا، میں بھی کیسا تھا شادی سے پہلے، آپ کو یاد نہیں؟ اماں مجھے کتنا ڈانٹا کرتی تھی، اور پھر جب میری شادی ہوئی اور ذمہ داری پڑی تو میں خود بخود ٹھیک ہو گیا، اور اب دیکھیں ماشاءاللہ میری بیٹی بھی اچھا پڑھ رہی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں میری بیٹی یہیں پر رہ جائے، میری نظروں کے سامنے رہے۔ کاشف کے ابا تو اس حق میں نہیں تھے کہ وہ ماہرہ کی شادی کاشف سے کی جائے، لیکن پھر اپنے بھائی کے کہنے پر وہ مان گئے اور اپنی بیوی سے بھی اس بارے میں بات کی۔ ابھی کاشف کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ تھوڑی ذمہ داری کا احساس کرے اور کوئی نوکری وغیرہ کرے۔ اس سلسلے میں وہ آج امتیاز صاحب کے گھر جا رہے تھے۔ وہ ان کے بچپن کے دوست تھے اور بہت سے لوگوں کو جانتے تھے، انہیں امید تھی کہ وہ اس کی نوکری کہیں نہ کہیں لگوا ہی دیں گے، تبھی وہ ماہرہ کا رشتہ اس سے طے کرتے۔ اس سے پہلے وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنے دوست کے گھر کے باہر پہنچ کر وہ جیسے ہی اترے تو کاشف نے کہا، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے اسے وہیں روک لیا اور کہا، برخوردار تم کہاں جا رہے ہو؟ چلو تم بھی اندر چلو۔ وہ فوراً پریشان ہو کر کہنے لگا، ابا اماں نے تو کہا تھا کہ آپ کو بس یہاں تک اتارنا ہے، اس کے بعد واپس چلے جانا ہے۔ اس کے ابا بولے، ہاں تمہاری ماں سے میں نے ہی یہ بات بولی تھی، اب چلو شرافت سے اندر۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔
अपने दोस्त से मिलकर कहा, ये मेरा बेटा है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करता रहता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ और आवारा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने पास किसी काम काज में मशगूल कर दें, वरना ये नालायक इधर उधर घूमकर अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख देगा। कल को इसकी शादी होगी तो अपनी बीवी का ध्यान कैसे रखेगा? और मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की की ज़िंदगी इसकी वजह से बर्बाद हो जाए। इसकी माँ तो समझती ही नहीं, उसे बाहर की ज़िंदगी का इल्म नहीं, लेकिन इसे तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इम्तियाज़ साहब ने काशिफ को ऊपर से नीचे तक बगौर देखा और फिर कहा कि क्यों भाई, तुम क्यों अपने बाप को परेशान रखते हो? जब भी आता है तुम्हारी परेशानी लेकर आता है। हमेशा कहता है कि मेरा बेटा इकलौता है, लेकिन उसने मुझे बहुत मुसीबत में डाल रखा है। कल से तुम यहाँ पर आ जाना और मेरे साथ काम पर जाना। फैक्ट्री में बहुत से काम हैं, मैं तुम्हें किसी भी काम में लगवा दूंगा। इम्तियाज़ साहब की अपनी कपड़ों की फैक्ट्री थी। वो हरगिज़ भी वहाँ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके अब्बा ने उसे सही फंसाया था। नाचार उसे हाँ करना ही पड़ा। घर आया तो उसका मुंह सूजा हुआ था। आते ही अपनी माँ से कहने लगा, आपने मेरे साथ धोखा किया। अब्बा तो मुझे वहाँ इम्तियाज़ साहब के पास ले गए और मेरी नौकरी लगवा दी। उसकी माँ ने सुना तो कहने लगी, अरे ये तो खुशी की बात है ना, मुंह मीठा करना चाहिए। और तू यहाँ मुंह सुझा कर बैठा हुआ है। तेरी नौकरी लग गई तो अब जल्दी हम तेरे लिए लड़की ढूंढ कर तेरी शादी भी तय कर देंगे। जब से उनके शौहर ने उनसे माहिरा के बारे में बात की थी, तब से वो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत उतावली हो रही थी। उन्हें भी माहिरा बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनके सामने ही पली बड़ी थी, इसीलिए वो चाहती थी कि उनके बेटे की शादी माहिरा जैसी समझदार लड़की से हो जाए तो शायद इसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन वो अपने बेटे के करतूतों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा बहुत मासूम है, लेकिन काशिफ हकीकत में बहुत ज़्यादा ख़राब इंसान था। अपने बाप के मजबूर करने पर वो फैक्ट्री में काम के लिए तो चला गया, लेकिन जब उसे तनख्वाह मिली तो उसने सारे के सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा दिए, और वो भी नरमीन को शॉपिंग करवाने में। नरमीन के साथ उसने अच्छा खासा घूमना फिरना शुरू कर दिया था। वो जो बोलती वो उसी की बात पर आंखें बंद करके यकीन करता और फौरन से उसकी बात मान लेता। नरमीन जानती थी कि काशिफ से किस तरह से पैसे निकलवाने हैं। वो उसके हुस्न के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ था और वो इसकी जेब खाली करती जा रही थी। ये सब करते उसे बड़ा मज़ा आता था। एक दिन जब नरमीन के घर वाले किसी काम से दूसरे शहर गए तो उसने फ़ौरन से फ़ोन करके काशिफ को इस बात की इत्तला दी। काशिफ आज तक कभी भी उसके घर के अंदर नहीं गया था, हमेशा गली के कोने पर ही उसे उतारता था। लेकिन अब जब वो लोग घर पर नहीं थे तो वो खुशी खुशी उसे अपने घर पर बुला रही थी। काशिफ ने जैसे ही सुना कि वो अपने घर पर अकेली है और इसे बुला रही है तो वो फ़ौरन से तैयार होने लगा। खूब सारा परफ्यूम छिड़क कर अपनी नई शर्ट पहनकर वो कमरे से गुनगुनाते हुए बाहर निकला तो उसकी अम्मा ने फ़ौरन इसे देखा और कहा, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? वक्त देख रहे हो ना, तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे, और आज तुम काम पर क्यों नहीं गए? अपनी माँ की बात सुनकर उसने कहा, अम्मा आज मुझे बहुत थकन महसूस हो रही थी और अभी दोस्त ने बुलाया है तो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब्बा के आने से पहले वापस आ जाऊँगा। ये कहकर बिना अपनी माँ की कोई बात सुने वो फ़ौरन से बाइक की चाबी उठाता निकल गया। उसका रुख नरमीन के घर की तरफ था। नरमीन की गली के बाहर पहुंचकर उसने मिस कॉल की और कहा कि मैं तुम्हारी गली के कोने में पहुंच गया हूं, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं फ़ौरन से अंदर आ जाऊंगा। नरमीन उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ी हो गई। जैसे ही काशिफ ने दरवाज़ा खोलते देखा तो फ़ौरन से बाइक लिए घर के अंदर चला गया। बाइक एक तरफ खड़ी करके उसने एक नज़र उसके घर पर डाली और कहा कि तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, वैसे मेरा घर भी प्यारा है, मेरे दादा ने बनाया था, लेकिन अब्बा उसमें पेंट वगैरह करवाते ही नहीं। ये कहता वो इसके साथ बातें करता अंदर की तरफ आ गया। नरमीन ने उसके लिए जूस वगैरह बनाकर उसके सामने रखा
और कहा कि आज मेरे घर पर कोई नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हम इतने अरसे से मिल रहे हैं, लेकिन हम कभी ऐसी जगह पर नहीं मिल सके जहाँ हम दोनों अकेले हों। आज हमें मौका मिल रहा है, एक दूसरे से अपने दिल की बात कर सकते हैं। काशिफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? हम हमेशा तो अपने दिल की बात करते ही हैं। तो नरमीन गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, आजकल तो लोग मोहब्बत में ना जाने क्या कुछ कर लेते हैं, और तुम हो कि मेरी तरफ देखते भी नहीं। पहले तो काशिफ उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, फिर कहने लगा, अभी हमारी शादी नहीं हुई। इससे पहले मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो, वरना ख्वामा ख्वाह में मुसीबत मेरे सर पर आ जाएगी। लेकिन नरमीन उस वक्त उसे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसने सब कुछ भुला दिया और उसकी तरफ बढ़ गया। वो काफ़ी देर तक उसके साथ उसके घर पर रहा। नरमीन ने उसके लिए खाना भी बनाया था, और फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा। जब भी नरमीन के घर वाले घर पर ना होते, काशिफ फौरन से उसके घर पर चला जाता। मोहल्ले वाले बातें करने लग गए थे कि कोई लड़का नरमीन के माँ बाप की गैर मौजूदगी में आता है। नरमीन के वालिदैन ने जब ये सुना तो गुस्से से कहने लगे, नरमीन, हम ये सब क्या सुन रहे हैं? क्या हमारे पीछे किसी लड़के को घर पर बुलाती हो? तो नरमीन ने चेहरे पर मासूमियत सजाते हुए कहना शुरू कर दिया, आप लोग मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मोहल्ले वालों को तो आदत है, वो हमसे जलते हैं। वो अपने माँ बाप को किसी भी तरह से बातों में बहला फुसला लेती थी। दूसरी तरफ काशिफ के अब्बा ने सोच लिया था कि अब जल्द से जल्द माहिरा और काशिफ का रिश्ता तय कर देंगे, ताकि उनके भाई को भी तसल्ली हो जाए और सबके सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि माहिरा उनके घर की बहू बनेगी। उन्होंने काशिफ को एक दिन अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे चचा चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी कर दें। काशिफ ने हैरत से अपने अब्बा को देखा और कहा कि इस बात से मेरा क्या लेना देना। फिर उसके अब्बा ने काशिफ को बताया कि वो तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, अच्छी जायदाद भी है। तुम्हें पता ही है कि हम दोनों भाइयों के नाम काफ़ी ज़मीनें भी हैं। जो कुछ है हमारे बच्चों का है, और घर के बच्चे घर में ही रहें तो हमें और क्या चाहिए। बस तुम तैयारी कर लो, हम जल्द ही मंगनी का ऐलान करने वाले हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्ट निकाह करते हैं। क्यों भाई नेकबख्त, तुम क्या कहती हो? उन्होंने काशिफ को बताते अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो भी सर हिलाने लगी और कहने लगी, हाँ, मायरा बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर को अच्छा बना देगी, उसके आने से रौनक हो जाएगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, इस बात से अनजान के काशिफ के दिमाग में क्या चल रहा है। काशिफ वहाँ से बिना कुछ कहे उठकर कमरे में आकर बैठ गया। उस वक्त इसका दिमाग फौरन से जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हो गया था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और चंद हज़ार की नौकरी करना तो बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वो हमेशा से ठाठ से जीना चाहता था, और अब जब उसके हाथ सोने की गुड़िया लगने वाली थी तो वो कैसे इनकार करता। वो जानता था कि माहिरा के नाम अच्छी खासी जायदाद है। उसके अब्बा ने बहुत साल पहले ही अपनी सारी ज़मीनें अपनी बेटी के नाम कर दी थी, और वो उसे अच्छा खासा जहेज़ भी देने वाले थे। काशिफ ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता था। बेशक वो नरमीन के साथ घूमता फिरता था, लेकिन जायदाद के लिए वो कुछ भी कर सकता था। फिर कुछ सोचकर उसने नरमीन को कॉल की और कहा कि कल मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है, एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। अगले दिन वो नरमीन से मिला और उसे सारी बात बता दी और कहने लगा, देखो, ये शादी सिर्फ कुछ दिन के लिए होगी, बस एक बार जायदाद मेरे नाम होने दो। पहले तो नरमीन नहीं मानी, लेकिन फिर इतने पैसों और ज़मीनों का सुनकर फ़ौरन से कहने लगी, हाँ ठीक है। उसकी आंखों में भी लालच था, वो भी काशिफ की तरह ही लालची लड़की थी। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि काशिफ पैसों के लिए किसी भी लड़की से चंद दिन के लिए ही सही, लेकिन निकाह के रिश्ते में बन जाए। उसके नज़दीक पैसा अहम था। बहरहाल काशिफ ने अपने घर पर हाँ कर दी। उसके अब्बा को इससे हाँ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उसने हाँ की तो वो खुश हो गए
اور گھر بھر کی مرمت کروانا شروع کر دی۔ سب کا خیال تھا کہ یہ تقریب بہت ہی اچھی رکھی جائے گی اور رخصتی ماہرہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کی جائے گی۔ جب سے ان کے رشتے کی بات شروع ہوئی تھی، ماہرہ نے شرم کے مارے نیچے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا کاشف سے ٹاکرا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس رشتے سے خوش تھی۔ اسے امید تھی کہ شادی کے بعد کاشف بدل جائے گا۔ ویسے بھی جب سے اس نے نوکری شروع کی تھی تو وہ اسے کافی اچھا لگنے لگ گیا تھا کہ اب وہ اپنے ابا کی بات مان رہا ہے۔ بہرحال کچھ ہی دن میں نکاح کی بہت ہی بڑی تقریب رکھی گئی۔ ان دونوں کا نکاح خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ کاشف کا اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ مطلب تو اسے پیسوں اور جائیداد سے تھا۔ نکاح ختم ہوا اور تمام مہمان چلے گئے تو کاشف اپنے کمرے میں آیا اور نرمین کو کال کی۔ اس نے نہ جانے اس دوران کتنی کالز اس کو کر دی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کام ہو گیا یا نہیں۔ کاشف نے اسے ڈن کا میسج کر دیا اور خود سو گیا۔ وہ کافی تھک گیا تھا۔ اگلے دن ماہرہ نیچے آئی تو کاشف کی اماں نے اسے کہا کہ جاؤ اسے جا کر چائے دے آؤ۔ اب تم اس کی منکوحہ ہو، اس کے کام کرو گی تو اس کا دل جیت لو گی۔ وہ ان کی بات مان کر فوراً سے کاشف کے بیڈ روم کی طرف چائے دینے کے لیے آ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا تو وہ پورا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ چائے رکھ کر وہ پلٹنے ہی والی تھی، اسی وقت کاشف کے موبائل کی بیل بجی۔ وہ واش روم میں تھا، موبائل مسلسل بج رہا تھا، اسی لیے ماہرہ نے کال اٹھا لی۔ جیسے ہی اس نے کال پک کی، دوسری طرف سے فوراً سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ فوراً سے چوکنا ہو گئی۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، کاشی، آئی ایم پریگننٹ، پلیز کچھ کریں، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ماہرہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسے کاشف سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ کل ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا اور آج ہی اسے یہ سب سننے کو مل رہا تھا۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا تو اس سے نکاح کیوں کیا؟ اسی وقت کاشف واش روم سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ ماہرہ نے اس کا موبائل کان سے لگایا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور موبائل کھینچتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں تمیز نہیں، کسی کے بیڈ روم میں بنا پوچھے داخل ہو جاتی ہو؟ اور اسی وقت اس کی نظر ماہرہ کے دھوئے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنے موبائل کی طرف نظر دوڑائی۔ سامنے ہی نرمین کی کال نظر آ رہی تھی۔ اس نے جھٹ کال کٹ کی اور اس سے پہلے کہ اپنی کوئی صفائی پیش کرتا، فوراً سے ماہرہ وہاں سے نکلی اور باہر کی طرف بھاگی۔ کاشف کو ڈر تھا کہ وہ کسی کو بتا نہ دے، اسی لیے وہ فوراً سے اس کے پیچھے گیا، لیکن ماہرہ اس کی بنا کوئی بات سنے وہاں سے نکلتی اوپر اپنے پورشن میں آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ کاشف کی اماں نے ماہرہ کو یوں روتے ہوئے نکلتے دیکھا تو فوراً سے کاشف کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ابھی کل ہی تمہارا نکاح ہوا ہے اور تم نے اپنی حرکتیں دوبارہ سے شروع کر دیں۔ فوراً سے اس لڑکی سے جا کر معافی مانگو۔ اسے کیوں رلایا ہے؟ کچھ تو شرم کر لو۔ اگر تمہارے ابا کو پتہ چلا تو دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کاشف ان کی بات سن کر تل ملاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے فوراً سے نرمین کو کال بیک کی اور اس پر چلانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کیا ضرورت تھی یوں کال کرنے کی؟ نہ جانے تم نے اس سے کیا کہا ہے کہ وہ یہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ نرمین غصے سے کہنے لگی، تمہیں اس کی بہت پرواہ ہو رہی ہے۔ اور پھر اس نے وہی بات دہرائی جو تھوڑی دیر پہلے ماہرہ کے کال اٹھانے پر دہرائی تھی۔ اس کی بات سن کر کاشف کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی نا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کاشف کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے نرمین کے ساتھ کچھ ایسا رشتہ بنایا ہو۔ ہاں، ایک حد تک وہ آگے بڑھا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ پھر وہ کس کا گناہ اس کے سر پر ڈال رہی تھی؟ لیکن وہ ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ اس وقت کاشف اس بات سے ناواقف تھا کہ وہ صرف اسے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نرمین کا ارادہ تھا کہ کاشف کو ان سب میں پھنسا کر اس سے پیسے بٹورے جائیں۔
जब से उसे पता चला था कि एक बेहद अमीर लड़की से उसकी शादी तय हुई है, तब से उसके दिमाग में तरह तरह के मंसूबे बन रहे थे और उसने अपने किसी और बॉयफ्रेंड का गुनाह इसके सर पर डाल दिया। लेकिन काशिफ इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसकी बात पर यकीन कर लेता। अगले ही दिन वो उसके पास गया और कहने लगा, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, टेस्ट करवाएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। नरमीन उसकी बात सुनकर डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं, टेस्ट की क्या ज़रूरत है। लेकिन काशिफ ज़बरदस्ती उसे ले गया और जब उसने टेस्ट करवाया तो साफ पता चल गया कि वो काशिफ का बच्चा नहीं है। काशिफ ने उसे खूब बातें सुनाई और उससे रिश्ता तोड़कर वापस घर आ गया। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने माहिरा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। माहिरा उस दिन के बाद से इसके सामने ही नहीं आई थी, लेकिन नरमीन वाली बात का जिक्र उसने किसी से नहीं किया था। उसे इसकी अच्छाई नज़र आई तो वो फ़ौरन से माहिरा के पास गया और उससे जाकर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, जो कुछ तुमने सुना वो सब झूठ था। वो लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये देखो रिपोर्ट्स, ये साफ साफ लिखा है कि मेरा इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं। वो सिर्फ मुझसे पैसे ईंटने के लिए ऐसा कर रही है। माहिरा ने उसकी बात पर यकीन करके उसे माफ़ कर दिया और कहा कि तुम आज तक लापरवाही करते आए हो, लेकिन अब तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं शादी के बाद एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। काशिफ ने उससे वादा किया और कहा कि मैं आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। नीचे आकर उसने अपने अब्बा और अम्मा से भी माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद से वो मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गया था। थोड़े ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी की तारीख भी ठहरा दी गई। चूँकि माहिरा के इम्तहानात ख़त्म हो गए थे, घर भर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे घर को खूबसूरती से सजाया गया। हर रोज़ वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते थे। एक दिन वो शॉपिंग से थके हारे घर वापस आए तो काशिफ अपने बेड पर आकर लेट गया। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो सोचने लगा, कॉल उठाऊं या नहीं। लेकिन मुसलसल बजते मोबाइल को देखकर उसने कॉल उठा ली और थकी थकी आवाज़ में कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से नरमीन की आवाज़ सुनकर वो करंट खाकर उठकर बैठ गया। इसने तो उसका दूसरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब वो नए नंबर से इसे कॉल कर रही थी। इसे लगा कि इसका तो नरमीन से पीछा छूट गया है और अब वो यहाँ पर इसे कॉल कर रही थी। उसने नरमीन से सख्ती से बात की और कहा कि क्या मसला है, मुझे क्यों कॉल की है? तो वो रोने लगी और कहने लगी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर काशिफ ने गुस्से से कहा, तुम एक बार फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती हो? निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी और उसका ये नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब वो माहिरा के साथ निकाह में था और वो उसके साथ वफादार रहना चाहता था। नरमीन जैसी लड़की के पीछे पड़कर अपना रिश्ता माहिरा के साथ ख़राब करने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने नरमीन का असल चेहरा देख लिया था। फिर माहिरा के बारे में सोचते ही दिल में मुस्कुराते वो वापस अपने बेड पर लेट गया। उसे उम्मीद थी कि आने वाले दिन बहुत ही खुशनुमा होंगे और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।